नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे हिंसा के नए मॉड्यूल पर। दरअसल रामनवमी पर जो हिंसा की घटनाएं देश भर में हुई है वो बताती है कि कोई आतंक का एक नया मॉड्यूल है जो रामनवमी के बहाने, या हम कह सकते हैं कि जब नवरात्रि शुरू हुई थी उसके बहाने देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देश में हिंदू और मुसलमान वर्षों से साथ रहते आए हैं। वो लड़ते हैं, झगड़ते, लेकिन इतनी हिंसा नहीं करते कि आगजनी हो जाए, लोगों को पलायन करना पड़े। कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये जो हिंसा का नया मॉड्यूल है ये खतरनाक है और देश एक नए रास्ते पर जा रहा है जो अच्छा नहीं है और इससे भयावह संकेत मिलते हैं। मुद्दे की बात यह कि एक साथ पूरे देश के 7 राज्यों में यह हिंसा हुई और इसमें सबसे खास बात यह कि नरेंद्र मोदी का गुजरात भी उसमें शामिल है, अमित शाह का गुजरात भी उसमें शामिल है जहां हिंसा हुई। गुजरात के 3 जिलों में रामनवमी पर हिंसा हुई, बंगाल में हिंसा हुई, राजस्थान में हिंसा हुई, झारखंड की बात करें वहाँ हिंसा होती है। लेकिन हम आते हैं मध्य प्रदेश पर। हिंसा की वजह मामूली सी थी, एक पतली सी गली थी जहाँ एक वर्ग के लोग रहते थे, वहाँ से जुलूस निकला और जुलूस में जय जय श्री राम के नारे के बाद हिंसा हुई। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं ने कभी नारा तकबीर या अल्लाह अकबर का नारा नहीं सुना हो, या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी जय जय श्री राम का नारा नहीं सुना हो। इस नारे पर हिंसा करना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। पीछे कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो लोग हैं उनको बरगलाया गया है, बहलाया गया और वो हिंसा पे उतारू हो गए। सबसे खास बात एसपी का वो बयान भी है खरगोन के, जो वो कहते हैं कि जब उन्होंने एक तलवारबाज को पकड़ने की कोशिश की वो छूटकर भागा, फिर मैंने उसको दोबारा पकड़ा तो उसको कोई कवरिंग फायर दे रहा था जिसके चलते एसपी को किसी ने गोली मार दी, वो पैर में लगी और एसपी बच गए। लेकिन ये घटनाएं बताती कि जो हिंसा कर रहे हैं वो अब पहले की तरह नहीं है, अब वो खतरनाक है। वो एसपी पर भी फायर कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो मुद्दे की बात है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल संदीप पौराणिक जी, आशीष दुबे जी, और स्काइप पर हमारे साथ हैं सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार साथी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, दरअसल हिंसा और भारत का तो चोली दामन का साथ है। अगर कोई इसमें कहे कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। ईद, मिलादुन्नबी, मुहर्रम और रामनवमी और होली, इस पर भी हिंसा होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार की जो हिंसा है वो थोड़ा सा अलग संकेत देती है और वो संकेत भयावह है, क्योंकि देश में एक साथ उन राज्यों में हिंसा हो रही है रामनवमी के दिन जो कभी मोदी की धमक से जहां शांति रहा करती थी, उनका खुद का अपना राज्य गुजरात। जो अमित शाह धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति रखने में कामयाब रहते हैं, उस अमित शाह के राज्य में मध्य प्रदेश, जहां संघ का अपना गढ़ है, 17 सालों से भाजपा की सरकार है, वहाँ हिंसा होती है। बंगाल में हिंसा होती है और राजस्थान में हिंसा होती है। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि ये कोई नया विदेशी मॉड्यूल है जो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को भड़का रहा है और उनके झांसे में हमारे सीधे साधे लोग फंस रहे हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल प्रारंभ जो किया है वो बहुत सही और सटीक है कि भारत जो है पहली बार इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं देख रहा। क्योंकि मैं तो ये समझता हूं कि भारत का जो आजादी का कालखंड है वही हिंसा और आगजनी और इन सब पर हत्याओं पर जो है उसकी नींव पर टिका हुआ है। और मैं ये कहने में संकोच नहीं कर रहा हूं कि उस समय भी समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा जो ज्यादतियां की गई थी वो आज भी हमारे सबके सामने है। हो सकता है प्रतिवाद के रूप में और भी कहीं ऐसी हिंसा हुई होगी जिसके उल्लेख वो वाला पक्ष कर सकता हो। मैं ये देख करके भी चिंतित हूं कि भगवान श्री राम के लिए जहां एक भव्य मंदिर बन रहा है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, और रामनवमी के दिन जो है इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से हिंसा, पथराव जय श्री राम पर जो घृणा है, वो आखिर इसका अर्थ क्या निकाला जाए? इसका अर्थ जब मैं निकालने बैठता हूं तो मुझे ये समझ में आता है राघवेंद्र जी कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें एक बड़ा बदलाव आया है, और उस बदलाव के कारण जो खींच कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि हमारी सत्ता चली गई, ये भाव भी कहीं न कहीं होगा। उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात भी होगी कि 370 जैसी धारा हटाने की हिम्मत जो है भाजपा ने कर ली, 3 तलाक के मामले में निर्णय ले लिया। तो इसका प्रतिवाद जो है वो हिंदू समाज के बारे में करने की, क्योंकि आप ये देखिए कि यदि हिंसा की घटनाएं
हिंदू समाज की तरफ से होती, या कोई पत्थरबाजी की घटना होती, या कहीं से आगजनी की घटना का प्रारंभ होता, तो हम इसकी चिंता व्यक्त कर सकते हैं, हम इसके लिए बहुत दुखद मानेंगे। लेकिन एक समुदाय विशेष पूरे देश भर में यही काम कर रहा है, ये एक संदेश अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आजादी के बाद एक नया पैटर्न है, और जो एक नया मॉड्यूल आपने जो कहा है, मैं उससे अपनी पूरी सहमति व्यक्त करता हूं। विदेशों से जो फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग के बारे में अनेकों बार बातें सामने आ चुकी हैं, और उस फंडिंग का सीधा सीधा इस मामले में लाभ दिखाई दे रहा है। इंदौर में एक चूड़ी वाला आ जाता है, गलत का तरीके से जो है उसके साथ घटनाएं होती हैं, मारपीट होती है, वो सही है गलत है ये न्यायालय तय करेगा। लेकिन जो मुझे चिंता व्यक्त करना है वो ये है कि थोड़ी सी देर बाद जब वो थाने में बंद होता है, तो बड़ी संख्या में और जो है वो पीएफआई उसके लोग जो है वो जाकर के खड़े हो जाते हैं। जेएनयू के अंदर आप देखेंगे तो वो लोग आकर के खड़े हो जाते हैं जो फंडिंग भी करते हैं, आंदोलन भी कराते हैं। शाहीन बाग के अंदर आप देखिए उस प्रकार के लोग चले जाते हैं। किसान आंदोलन में उस प्रकार के लोग आकर के खड़े हो जाते हैं जो विदेशी फंडिंग से भारत की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात करते हैं। आप और हम राघवेंद्र जी बरसों से पत्रकारिता करते हैं, दोनों मेरे मित्र भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मुझसे अच्छे सक्रिय, मेरे से ज्यादा सक्रिय पत्रकार हैं। मैं ये कह सकता हूं इन सबके को सामने रख करके कि ये मेरे सामने बैठे मेरी बात का क्या अर्थ निकालेंगे। इसके बाद भी मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की हिंसा और उस हिंसा के बाद एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का शामिल हुआ पाया जाना, क्योंकि करौली में कांग्रेस का नेता पाया गया, खरगोन के अंदर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का जो है मकान जमींदोज किया गया, ये घटनाएं क्या कहती हैं। और दिग्विजय सिंह जैसा दिग्गज आदमी जो राजनीति को समझता है, जिस आदमी ने हिंदू आतंकवाद के लिए और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार किया है, वो जो है उसकी किताब जो है हमारे पास रखी है जिसके अंदर साक्ष्य है। तो ये मैं एक लाइन और है, तो यहाँ जो है खरगोन में भी पाया जाना, दिग्विजय सिंह का ट्वीट जो करना, ये सारे तारतम्य बताते हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहां से हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हूं कि कोई एक पूरा समुदाय है, उसके कुछ लोग हैं ऐसे, मेरे अल्पसंख्यक वर्ग के बहुत से मित्र जिनसे हमारी बात होती है, वो इस बात पर ऐतराज जताते हैं, वो दुख जताते हैं, वो कहते हैं कि मिलजुल कर रहने की हमारी संस्कृति और मिलजुल कर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप कितनी भी हिंसा कर लें, अंतिम फाइनली आपको साथ ही रहना पड़ेगा। बरसों से हम लोग ये कहते आए हैं कि पूरा का पूरा समुदाय कभी दोषी नहीं होता जी, लेकिन इसके बावजूद भी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं तो तकलीफ होती है जी। मैं लौटूंगा आपके पास। संदीप जी, दरअसल हमने अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहने के बाद की हिंसा भी देखी है। लोगों ने हिंसा की, उस समय जो पुलिस ऑफिसर भोपाल में थे उनका कहना था कि उस हिंसा के वक्त जो लोग दिखे थे, क्योंकि सुबह 6 बजे 7 दिसंबर की सुबह 6 बजे से हिंसा शुरू हो गई थी, जो लोग दूध का पैकेट लेने गए थे वो हिंसा का शिकार हो गए थे। उनका कहना यह था कि उन्होंने जो भीड़ थी, उस भीड़ में जो आगे लोग चल रहे थे वो भोपाल में उसके पहले कभी नहीं देखे और उसके बाद भी वो कभी नहीं देखे गए। तो किसी को भी आप धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर भड़का सकते हैं, और जो सीधे सच्चे लोग होते हैं वो उसमें उस झांसे में आ जाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि इसमें जो खरगोन की घटना है उस पर कई अल्पसंख्यक वर्ग के मेरे मित्रों से मेरी बात हुई, उनका कहना यह कि मिलकर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और ये हिंसा भी कोई इसका उपाय नहीं है। अगर कोई असहमति या सहमति है, सिर्फ मैं एक चीज़ में और जोड़ूंगा, गुजरात का मैंने बार बार जिक्र किया कि गुजरात में गोधरा कांड के बाद फिर कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई, लेकिन वहाँ भी 3 जिले हिंसा का शिकार हुए। एक जिला हिम्मतनगर है, उसका कोई बंजारपुरा या ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर पुलिस ने, प्रशासन ने 5 घंटे पहले दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर मीटिंग की और 5 घंटे बाद वह हिंसा शुरू हो गई। ये इसका मतलब ये कि इस हिंसा में लोकल का इन्वॉल्वमेंट कम है, ऊपर का कहीं का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जो हिंसा के लिए उनको मजबूर कर रहा है, भले ही वो पैसा देकर कर रहा हो, भले ही वो किसी मॉड्यूल के तहत कर रहा हो। और यही चीज़ खरगोन की है कि एसपी पर अगर कोई फायर कर रहा है तो फिर वो फायर करने वाला आदमी कोई छोटा मोटा हिंसा करने वाला नहीं है कि खरगोन का कोई हिंसा करने वाला हो। कहीं ना कहीं उसका ब्रेन वॉश किया होगा, वो ट्रेंड किया गया होगा, क्योंकि पुलिस पर हथियार हमला करना या एसपी पर फायर करना ये बताता है कि मामला जितना सीधा साधा दिखता है उतना है नहीं, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत खतरनाक मंसूबे हैं। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, एक साथ कई राज्यों में हिंसक घटनाएं होना ये तो बताता है कि कोई नए तरह का मॉड्यूल है, और ये जो हिंसक घटनाएं हुई हैं ये नियोजित हैं, अचानक नहीं है। 2 तरह की हिंसा होती है, एक घटना हुई और तुरंत उसका रिएक्शन होना,
और एक ऐसा कि घरों में पत्थर इकट्ठे कर लिए गए, पेट्रोल बम बना लिए गए, तमाम चीजें कर ली गई, इसका संकेत यह है कि नियोजित है। आप एक बात ध्यान देंगे कि भोपाल में स्लीपर सेल पकड़े गए, इसके बाद राजस्थान से जुड़े हुए कुछ लोग रतलाम में पकड़े गए। ये बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी शक्तियों से, या यूं कहें कि फंडिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और वो अशांति फैलाना चाहते हैं। इसमें एक चीज और है राघवेंद्र जी, जो आपने खरगोन वाली बात कही, स्वाभाविक सी बात है कि एक सिपाही की तरफ जोर से बोलने का साहस नहीं कर पाता आदमी, और अगर एसपी पर गोली चला रहा है तो यह तय मान लीजिए उसके मंसूबे बहुत खतरनाक थे जिस भी व्यक्ति ने चलाया है, और वो स्थानीय स्तर पर नहीं, उसे कहीं ना कहीं ऐसी कोई ताकत मिली होगी जिसने उसके अंदर यह दुस्साहस पैदा कर दिया कि वो एसपी तक पर गोली चला दी। एक चीज और मैं मानूंगा कि ये कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस का फेलियर भी है राघवेंद्र जी, बेशक। क्योंकि अगर किसी के यहां पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, पेट्रोल बम इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या हमारे तंत्र को नहीं पता ये? तो कहीं ना कहीं इस चीज की भी जरूरत है। और दूसरा जो कहा गया कि लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है कि आज पैसा और धर्म के नाम पर, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करूंगा, दोनों धर्मों में दोनों तरह के लोग हैं, तकरीरें भी करते हैं, हमारे यहां भी लोगों के बयान जैसे आते हैं वो हम आप सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं उस युवा वर्ग को जो आज बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, तमाम समस्याग्रस्त है, उसके भाव को उत्तेजित करते हैं वो लोग जिनके मंसूबे हिंसा भड़काने के हैं। आज जरूरत इस बात की है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इसे एक रास्ता खोजने की कोशिश करना चाहिए कि ये हिंसक गतिविधियां आखिर क्यों हो रही हैं। दिग्विजय सिंह का ट्वीट आ जाना स्वाभाविक सी बात है कि एक नए विषय को जन्म दे चुका है, लेकिन आज किसी एक वर्ग के पक्ष में न खड़े होकर सारे राजनीतिक दलों को, सारे नेताओं को देश की बात करनी, क्योंकि अगर हिंसा हो रही है तो ये हमारे लिए और इस देश के लिए दुखदाई है। इसलिए जब देश के लिए बात करेंगे तो कम से कम राजनीति को किनारे कर देना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। आपने चर्चा में दिग्विजय सिंह का भी जिक्र किया, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी जैसे भी हैं, लेकिन जो ट्वीट उनके अकाउंट से हुआ है उनको अपनी टीम पर दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है कि जो टीम उनके साथ काम कर रही है किसी दिन वो उनको डुबा देगी। क्योंकि हम जानते हैं दिग्विजय सिंह की फितरत को जानते हैं, वो किस ढंग से राजनीति करते हैं, लेकिन जिस ढंग से उनके ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है वो कम से कम दिग्विजय सिंह की फितरत में शामिल नहीं है। लेकिन चूंकि उनके अकाउंट से हुआ है, अब वो सफाई देंगे, मुकदमा दर्ज हो गया, वो अलग बात है कि आगे बात कहां तक पहुंचेगी। लेकिन ये अगर उनकी टीम का काम है तो वो उनको अपनी टीम पर रिव्यू करना चाहिए, दोबारा से देखना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह छोटे लीडर नहीं है, उनकी बात के मायने हैं और फिर उनकी बात का लोग इस्तेमाल भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे और दुरुपयोग भी करेंगे। आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ पौराणिक जी, आशीष से पूछूंगा कि जो पथराव की घटना है, जो घरों में लोग पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं, वो एक दिन में नहीं कर रहे हैं। हमको इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। दिल्ली अगर हम पहुंचे, दिल्ली की जो हिंसा हुई थी, वहां के एक पार्षद के घर पर बाकायदा उसकी छत पर पूरा इंतजाम था। तो ये जो चीज़ हम बार बार आशंका जता रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी जो मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, उसकी फितरत में नहीं है इतनी तगड़ी हिंसा करना। वो छोटी मोटी लड़ाई लड़ सकता है, घर मोहल्ले की लड़ाई में वो शामिल हो सकता है कि किसी को उसने घूसा मार दिया, कुछ और कर दिया, कोई डंडे मार दिए, लेकिन योजना के तहत वहाँ उन्होंने एक वो बनाया था गुलेल की तरह, जिसमें पत्थरों को बांधकर वो दूर तक फेंकते थे, वहाँ बम फेंकने की भी तैयारी थी। तो ये जो चीज़ें बताती है आशीष जी, जिसका हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं, जो हम चिंता जता रहे हैं सभी लोग मिलकर, कि कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। हिंदू मुसलमान का तो कलर दिया जा रहा है, इसमें टूल बन रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग इसमें टूल बन रहा है, लेकिन पीछे कोई बड़ी ताकतें हैं जो 370 को हटाने का बदला लेना चाहती, जो 3 तलाक का बदला लेना चाहती, जो सीए की बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी की सरकार आई है उससे नाराज होकर ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि वामपंथी कांग्रेस ही पहली बार हारे हैं जीते हों, सरकारें तो बनती रहती, बिगड़ती रहती, लेकिन दोबारा से ताकत में आना बीजेपी का, वहां वो दूसरे जो मुल्क हैं उनको शायद वो नागवार गुजर रहा हो, और वो हिंदुस्तान में ऐसे जो जिनकी बात इन्होंने की है संदीप जी ने, कि जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको बहला फुसलाकर अपना हथियार बना रहे हैं। आपकी राय? देखिए, ये सही है कि पिछले कुछ समय से कुछ जो ऐसे संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं एक धर्म विशेष के लिए, उनकी नेटवर्किंग जो है भारत में भी कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मिली है। चाहे केरल हो, अभी उत्तर प्रदेश में जो मुर्तजा का मामला है वो भी है कि वो ISIS को पैसे देता था और उनसे प्रभावित था, और अभी चूंकि जांच में कुछ चीज़ें हो सकता सामने आए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी और दूरगामी साजिश का या बहुत पहले से चल रही किसी प्रोसेस का ये हिस्सा है, जो अब सामने आ रहा है कि 7 राज्यों में, 8 राज्यों में लगातार एक जैसी हिंसा हो रही है, एक ही दिन हो रही है। तो इसमें देखिए, अगर हिंसा हो रही है
और ये पहले से इस तरह की प्रोसेस चल रही है। तो जो लोग कामयाब हुए हैं हिंसा करने में वो तो ठीक है, लेकिन जो नाकामयाब हुए हैं उनकी भी बात होनी चाहिए। इसमें पहले प्रशासन होता है, शासन होता है, सरकार होती है, तो वो चीजें भी सामने आनी। इंटेलिजेंस फेलियर है ये बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पे हिंसा हो रही है, शाम को हुई, फिर रात में हुई, फिर सुबह हुआ, तो ये कहीं ना कहीं वैसे ये बात सही है कि जब हालात बेकाबू होते हैं तो आसानी से संभलते नहीं हैं, लेकिन जब बड़े पैमाने पे हालात बेकाबू होते हैं तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी होती है। तो उस एक्सरसाइज पे प्रशासन की नज़र होनी चाहिए। भोपाल में भी बांग्लादेश से संबंधित एक आदमी मिला है, इसके पहले सोनागिरी में हथियारों की फैक्ट्री मिली थी। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे शासन प्रशासन की ये जवाबदेही होती है कि वो उसे देखें। और अब आजकल तो इतने इनपुट हैं इन सब चीज़ों के, पिछले कई महीनों से सालों से कुछ विशेष किस्म की जो गतिविधियां चलती हैं, फिर उसके बाद राजनीति जिस तरह से बार बार शेप लेती है, तो उसमें तो ये सारी एजेंसियों को बहुत सतर्क रहना ही चाहिए। और सिर्फ एजेंसी और सरकार नहीं, इसमें समाज को भी सतर्क रहना चाहिए। ये समाज की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब चीज़ों को देखे और इस पर अलर्ट रहे। जहाँ तक हिंसा की बात है तो मैं ये नहीं मानता कि इसके लिए कोई एक वर्ग जिम्मेदार है, कि हिंदू जिम्मेदार है या मुस्लिम जिम्मेदार है, क्योंकि आम जो आदमी है वो अपनी रोजी रोटी और बहुत सारे चक्करों में उलझा हुआ है। उसके साथ कुछ लोग जो होते हैं जो उसे शामिल करते हैं, प्रवोक करते हैं या ब्रेन वॉश करते हैं या कुछ देर के लिए उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। उसमें से चेहरे निकाल लिए जाए वो अलग बात है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं है। सबसे खतरनाक भीड़ का इरादा होता है। तो उस इरादे को भांपने की जरूरत जो है सारे जिम्मेदार तंत्र को भी होती है। अगर खरगोन में ऐसा हुआ है, गुजरात में ऐसा हुआ है, तो वो इनपुट या वो उसके पहले की जो तैयारी थी, शांति समिति होती है और सारी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ थे? जिम्मेदार जनप्रतिनिधि थे, उनके मन की था लेने की बात भी आनी चाहिए थी। खैर अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन बेहतर जरूरी ये होगा कि आगे के लिए इस पे सबक लिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे जो अभी हुआ है, ये अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसा नहीं देखा गया है। बिल्कुल। और राजस्थान में भी देखिए हुआ है, दोनों जगह सरकारें अलग हैं, दोनों जगह गलत है। तो जरूरी है कि राजनीति भी थोड़ा सा राजनीति करिए, लेकिन समाज को मत जलाइए। समाज को मत जलाइए, तो फिर राजनीति किसी भी और किसी को भी प्रोवोकेशन जैसी स्थिति नहीं बने। जो अच्छे लोग हैं उन्हें निकालिए और जो अलग एक उनको मुख्य धारा में लाइए, दोनों वर्ग जो भी हो, और जो खराब है उनको आइडेंटिफाई कीजिए और सख्ती से दबाइए उन्हें। अब चूंकि बातचीत का बहुत अंतिम दौर है, 5 मिनट का वक्त बचा है, और मैं चाहता हूं कि इसमें फिर जैसे आपने बहुत सारी बातों को गागर में सागर भरा है, इसमें कहना सिर्फ ये है कि जो कुछ हुआ है वो ठीक है, आगे जो घटनाएं हैं वो रुक जाएं, उसके लिए आपकी खुफिया तंत्र सक्रिय हो। समाज जैसा आशीष जी ने कहा कि समाज के लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा, मिलजुल कर रहने की जरूरत है, आपस में गलतफहमी ना हो इसको दूर करने की भी जरूरत है। लेकिन एक चीज़ मैं सुरेश जी आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में पहले से कानून बना हुआ है, अगर किसी हिंसा से कोई नुकसान होता है सरकारी निजी संपत्ति का, ये जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब भी था, सामूहिक जुर्माने का प्रावधान था। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो दोबारा उसमें संशोधन किया गया है और वो 24 दिसंबर 2021 में बाकायदा विधानसभा में ये संशोधन पारित हो गया है, लेकिन उस पर कानून नहीं बन पाया था, जो उसमें नियम होते वो नहीं बन पाए थे। इसके चलते अब आनंद फानर में एक जज की अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई गई, ट्रिब्यूनल बनाया गया, वो काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की ढिलाई भी है। जो बात निकल के आ रही है कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। भोपाल में ऐशबाग थाने के पास में एक बांग्लादेशी 3 साल से रह रहा है, वो स्लीपर सेल बना रहा है, आपको मालूम ही नहीं है। रतलाम में कोई अगर स्लीपर सेल काम कर रही है, वो राजस्थान में जो लोग पकड़े गए हैं IB के या केंद्रीय एजेंसी के इनपुट पर, वो उनके जरिए रतलाम में पकड़ा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? अगर राजधानी में ये हालत है तो कम से कम जागने की जरूरत है पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को। अगर नहीं जागे तो फिर जो लोग हैं बेचारे आम, वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, नुकसान उनका होगा। आपकी बहुत संक्षेप में राय। राघवेंद्र जी, मैं चर्चा का समापन जो है बहुत ही सकारात्मक बातों के साथ करना चाहता हूं, और वो ये है कि जो एक मोदी सरकार का नारा है जी, ठीक है, हम लोग सहमत हो या ना हो कि सबका साथ सबका विश्वास, तो ये जो है धरातल पर दिखना चाहिए कि सबके लोगों के बीच में विश्वास पैदा हो रहा है। दूसरा, सामाजिक समरसता का जो शब्द है वो शब्द केवल बातूनी नहीं हो, बिल्कुल, और सामाजिक समरसता दोनों, तीनों, पांचों समुदाय जितने भी हैं उन सब में बनना चाहिए। और यहाँ बुजुर्ग जो हैं उनके, वो अपने युवाओं को ये प्रेरणा दें कि एक जमाना ऐसा था जो आपने और हमने भी देखा है कि समुदाय कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो,
आपस में जब मिलते थे तो कहते थे राम राम, और जवाब में भी हमको राम राम मिलता था। ये बरसों बरस तक सामाजिक समरसता का आधार रहा है। आज ये सांप्रदायिक हो गया, और आज जो है इसके बारे में हम दूसरा पक्ष देख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। तीसरी बात मैं ये कहना जी, एक चीज जोड़ूंगा इसमें कि जैसे राम राम का जवाब मिलता था राम राम, तो वो सलाम वालेकुम जवाब भी वालेकुम मिलता था। तो ये दोनों तरफ से चीजें हुआ करती थी। मैं ये कह रहा हूं, पहले इतनी सामाजिक समरसता और भाईचारा था। लोग जो है एक साथ काम करते थे। यदि हमारे यहाँ शादी हो रही है तो मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें मेहनत काम करने आते थे, बीन बजाते थे, बाकी चीजें करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। वो दिन लौटे, ऐसी कल्पना के साथ हम आज की बात कर सकते हैं। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशासन तंत्र जो है ना, वो राजनेताओं की चाटुकारिता करना बंद करे, सत्ता पक्ष के पक्ष में बोलना बंद करे। वो अपनी ड्यूटी करे जो संविधान ने उसको दी है। सभी मित्रों ने ये बात कही है कि यदि ऐशबाग थाने के पास में यदि कोई स्लीपर सेल बैठा है और आपको नहीं मालूम, तो आप खंखालिए कि आपका तंत्र कहां कमजोर हो गया है। हम केवल अकेले जो है सीधे दंड देने की बजाय अपने तंत्र को विकसित करके घटनाओं को कम करने में भी योगदान देते, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम हो। संदीप जी, आपकी इस पर राय? देखिए राज जी, मेरा मानना है कि सबसे पहले आज जरूरत इस बात की है कि जो धर्म गुरु हैं, मैं किसी एक धर्म पर नहीं जाऊंगा, जी, उनके जो विचार हैं, ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि हम लोग भी बहुत बच के बात कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, गली से निकलते हैं कहीं टकरा ना जाए। तो जी कहिए। तो धर्म गुरुओं के जो विचार हैं वो भी ऐसे होने लगे हैं जो भड़काऊ हैं। जी, मेरा ये मानना है, वो किसी भी धर्म का हो, अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो उसका कोई गाइडलाइन हो, कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था को, जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको दंडित किया जाए। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि वो धर्मगुरु एक लीडर बन जाता है समाज का, तो लीडर को आप दंडित करेंगे तो मेरा मानना है कि फॉलोअर्स अपने आप शांत हो जाएंगे। जिन चीजों को करने से प्रशासन और सरकारें बचती रही हैं, सख्ती बहुत आवश्यक है मेरा मानना। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम पुराने शहर के जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ एक हाजी साहब थे जिनका पान का कारोबार था। मोहल्ले में कुछ बदमाश हुआ करते थे, कुछ उन बदमाशों की शिकायतें लोग अपने घर के बजाय वो हाजी साहब से करते थे, और हाजी साहब उनको बुला के जो बदमाश उनको डांटा करते थे कि तुम ये क्या गुंडागर्दी करते हो। तो उनका इतना इकबाल था, इतनी उनकी वो प्रतिष्ठा थी कि लोग उनकी बात को मानते थे, चाहे वो गुंडागर्दी करने वाला सलीम हो, चाहे वो शाम हो। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो समाज में निष्पक्षता की बात करें, गलती जिस पक्ष की उसको कठोरता के साथ डांटे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जब ये बात निकल कर आएगी तो मुझे लगता है कि फिर सामाजिक सौहार्दता वो और मजबूत हो जाएगी। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? समय की कमी है जी। बिल्कुल, ये सौहार्द बिल्कुल जरूरी है, उसको वापस लाना जरूरी है। जैसा कि सुरेश जी ने बोला, ये बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन को किसी भी तरह से किसी भी नेता के या किसी भी विचारधारा के साथ नहीं चलना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग में हिस्सा होता है, लेकिन वो अपने ट्रांसफर, पोस्टिंग और नंबर और रैंकिंग के चक्कर में सरकार का या किसी और नेता का की भाषा बोलने लगते हैं। उन्हें अपने तरीके से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, उनका कैरियर 60-62 साल तक चलता है। तो अगर वो इस तरह से काम करेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे चीजें अपने आप सॉल्व होंगी। और सौहार्द की जो बात है, तो सबसे बड़ा चौधरी जो होता है वो समाज को और उसको एक रखने, वो सरकार होती है। वो सबसे बड़े चौधरी होते हैं, चाहे सीएम हो या पीएम हो, जो भी हो। तो उन्हें इस पे आगे आना पड़ेगा और सभी का विश्वास जीतना पड़ेगा। ये अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और ये सारी चीजों को इंसाफ की बात हटाना पड़ेगा। इंसाफ की बात करेंगे तो अपने आप लोगों का दिल जीत लेंगे। समाज और दुनिया जितनी तेजी से आगे जा रही है, और वो ये इस तरह की घटनाएं जो है वापस हमें कई साल पीछे ले जाती हैं। बिल्कुल, तो ये देखा जाना चाहिए। कुल मिला जी, पूरी करें बात। हाँ, यही देखा जाना चाहिए कि एक तरफ हम प्रोग्रेस की बात करती है सरकार, आधुनिक और डिजिटल युग की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार या उसके विपक्ष के लोग या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो कुछ ऐसा बयान या इस तरह की बातें करते हैं कि वो सारा सब रिवर्स गियर हो जाता है। बिल्कुल, तो उसको देखा जाना चाहिए। तो कुल मिला के आप जो करते हैं, ऐसा ना करें कि पता हुआ कि एक बाल्टी दूध में आपने एक बूंद नींबू डाल दिया तो पूरा दूध फट गया। बहुत सारी अच्छी बातें की और एक बात खराब कर दी तो पूरा सामंजस्य खत्म हो गया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हिंसा की जो घटना हो रही, चाहे भोपाल के ऐशबाग के पास वो स्लीपर सेल पकड़ा गया हो, चाहे वो रतलाम की बात हो, चाहे खरगोन की हो, सरकार को सख्ती से काम करने की जरूरत है। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां पर तलाशी की जरूरत है, सर्चिंग की जरूरत है। कर्फ्यू लगा हुआ है, सरकार चाहे तो पुलिस को साथ में लेकर सर्चिंग कर सकती है। उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। हथियार हो सकते हैं, पथराव की चीजें हो सकती है, पेट्रोल बम हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कर्फ्यू लगाने से काम चलेगा तो ये सरकार का, प्रशासन का गलत सोचना है। इसमें तलाशी की जरूरत भी है और सख्ती की भी है। तो बाखबर में तीनों मेहमानों का धन्यवाद। सुरेश शर्मा जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, संदीप जी आपका भी। कल किसी और मुद्दे पर हम बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।